डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं जिस गांव का रहने वाला हूं उसका आपको नाम नहीं बता सकता। इसका पहले कोई नाम नहीं हुआ करता था और यहाँ पर रहने वाले लोगों ने भी कभी इस गांव का नाम नहीं रखा। यकीनन आपको बहुत अजीब लग रहा होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हर शहर, हर गांव का एक नाम होता है, लेकिन जब इस कहानी का अंत होगा तब ये कारण भी आप समझ पाएंगे क्यों इस गांव का नाम हम रख नहीं पाए। सबसे पहले तो मैं बताता हूं हमारी हालत कैसी है। इस गांव में कुल 250 लोग रहते हैं और इससे ज़्यादा अजीब गांव दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। यहाँ पर हर देश के लोग रहते हैं, हर प्रजाति के लोग रहते हैं। यहाँ पर भारतीय भी रहते हैं, पाकिस्तानी भी रहते हैं, अमेरिकन भी रहते हैं, चीनी भी रहते हैं। इसी के साथ अफ्रीकन भी यहाँ पर हर किसी को देखने को मिल जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे अलग अलग प्रजाति के लोग बचने के लिए बस इस गांव में इकट्ठा हो गए, और इसके पीछे का कारण जो हमें पता है वो सबसे अजीब है। युद्ध वो कारण है जिसने हमें दहला कर रख दिया। हर किसी के दिमाग में वो धुंधली धुंधली यादें सी हैं उस युद्ध की। दद्दू हमारे इस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान, उनकी उम्र 80 साल है। बाकी सब यहाँ पर नौजवान ही हैं। किसी की उम्र 18 साल है तो किसी की 40 साल, लेकिन दद्दू की उम्र 80 साल है और उन्होंने हमें जो जो बताया हम सब उसी को मानते हैं। उन्होंने कहा युद्ध की शुरुआत हुई और जैविक हथियारों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। देशों को पता नहीं चल रहा था कैसी कैसी बीमारियां आ रही हैं। कुछ बीमारियां इंसानों को ज़ॉम्बी जैसा बना रही थी, कुछ बीमारियां इंसानों में गले की खांसी की तरह हुई, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर को कमज़ोर करती गईं और उन सब को मार दिया। इस तरह हर देश जैविक हथियारों का इस्तेमाल करने लगा और बीमारियां बढ़ती गई। कभी कभी याददाश्त का कमज़ोर होना, कभी कभी अजीब अजीब भ्रम से होना। हर कोई एक दूसरे से लड़ने लगा था और तब लोगों का गुस्सा उबाल खाने लगा। धर्मों का युद्ध पहले भी चल रहा था और इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध होने लगा। भारतीय सेना तगड़ी थी, पाकिस्तान पहले ही दिवालिया होने की हालत तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी जब युद्ध होता है तो बेकसूर तो मारे ही जाते हैं ना। इस युद्ध में भारत जीतता जा रहा था और तब चीनी सेना जो पहले ही जापान से युद्ध लड़ रही थी वो भी इससे युद्ध में आ गई। वो भारत से लड़ने लगे और इस तरह कई अरबी देश भारत का साथ दे रहे थे, कुछ पाकिस्तान का। दूसरी तरफ विश्व युद्ध छिड़ चुका था। अमेरिका रूस के साथ युद्ध में उतारू हो गया था और इन जैविक हथियारों ने बुरा हाल कर दिया था। हर देश दूसरे से बदला लेना चाहता था। कुछ देश धर्मों के नाम पर लड़ रहे थे, कुछ देश काले और गोरे के नाम पर लड़ रहे थे, कुछ एशियन और अमेरिकन के नाम पर लड़ रहे थे। इस तरह से ये युद्ध जैविक रूप में बहुत भयानक हुआ और इसके बाद जो मासूम लोग थे वो बचने के लिए छोटे छोटे इलाकों में रहने लगे। इंसानी जनसंख्या बहुत कम रह गई थी और हम भी उनमें से एक थे। शरणार्थी अलग अलग देशों में भटकते जा रहे थे और इस तरह इस छोटे से गांव का निर्माण हुआ। दद्दू भी भारत के इस अजीब से इलाके में पहुंचे थे। ये जंगली सा इलाका है जिसके बीच में हम रहना शुरू हो गए। कोई भी देश यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आएगा जहाँ हथियारों वाले इंसान नहीं रहते होंगे। इस तरह से इस जगह पर हर तरह के लोग आए। चीनी, जापानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, काले, गोरे, हर तरह के लोग इस गांव में भरे हुए हैं और 250 लोग अलग अलग तरह के हैं, लेकिन बड़े प्यार से रहते हैं। जब मौत सामने होती है
बर्बादी नज़र आती है तो इंसानों को अक्ल आती है, और यहाँ हर कोई अक्ल ले चुका है। बर्बादी, तबाही कोई देखना नहीं चाहता। हर कोई बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है, अपना परिवार बनाना चाहता है। इस तरह यहाँ पर कई लोग हैं। पिछले 5 सालों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, और हमारे ये 5 साल शुरुआत में बहुत मुश्किल भरे हुए थे। धीरे धीरे शरणार्थी यहाँ पर आते गए, और दद्दू ने एक रूल बनाया था कि कोई भी बाहर से आए उसे अपनाना होगा, लेकिन अगर उसके पास हथियार मिला, कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे वो दूसरे को नुकसान पहुंचा पाए, तो उसे यहाँ से दूर भेज दिया जाएगा। ये काफ़ी बड़े इलाके में बना हुआ गांव है, और चारों तरफ हमने कंटीली तारें लगा रखी हैं, झाड़ियाँ बिछा रखी हैं। हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हमने यहीं पर फसल उगानी शुरू की। ये सारी जानकारी दद्दू के पास थी। यहाँ कई लोग हैं जिन्हें शरीर में बीमारियाँ हैं। कुछ अच्छे से चल नहीं पाते, तो कुछ की उंगलियां अच्छी तरह से मुड़ नहीं पाती। ये शायद जैविक हथियारों के कारण था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे सबका इलाज भी किया गया। अब 5 सालों बाद हम इसी गांव के अंदर सब कुछ उगाते हैं, कपड़े बनाते हैं। हर चीज़ गांव के अंदर ही होती है, और एक तरह से ये गांव नहीं, एक अलग देश ही है। हम नहीं जानते इसके बाहर क्या होता है, लेकिन जब जब जानने की कोशिश करते हैं तो भयावह स्थिति होती है। कई लोग जो यहाँ से बाहर गए कभी वापस नहीं आए। वो ये जानने के लिए गए थे कि आखिर युद्ध खत्म हो चुका है या नहीं, क्या हमें बाहर जाकर रहना चाहिए या नहीं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। वापस कोई नहीं लौटा। इसी कारण इस गांव में नियम बनाए गए हैं कि कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन इस गांव में भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिसे हम भ्रम कहें या सच्चाई, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। दद्दू कहते हैं ये सारे भ्रम हैं। यहाँ पर हमें भूत प्रेत नज़र आते हैं। कई बार अजीब अजीब परछाइयाँ उन झाड़ियों के बाहर नज़र आती हैं, लेकिन झाड़ियों के बाहर नहीं जाना। इन झाड़ियों के अंदर जो दिखता है वो तो भ्रम है, झाड़ियों के जो बाहर दिखता है वो सच्चाई। यहाँ जैविक हथियारों के कारण इंसान म्यूटेट हुए, जानवर म्यूटेट हुए, इसलिए वो बहुत खतरनाक बन गए। इसी कारण हमने बड़े बड़े पेड़ों को काटकर बड़े इलाके को एक तरह से बंद कर रखा है। कई जगह पर बड़े बड़े खड्डे बना रखे हैं। एक जगह पर नदी है जो दूसरी तरफ से किसी जानवर को इधर आने नहीं देती, तब जाकर हम जिंदा बच पाए हैं। लेकिन कोई अगर इस इलाके से बाहर जाए तो मारा जाएगा, तो हम भी कभी बाहर नहीं जाते। यहाँ मेरी ज़िंदगी काफ़ी साधारण है। 5 सालों से मैं यहाँ रहता आ रहा हूँ। मुझे बहुत कम याद है पहले मैं क्या क्या किया करता था, कैसे कैसे किया करता था, लेकिन इतना मुझे याद है कि मैं मुंबई शहर में रहता था और शायद किसी कंपनी में काम करता था। मेरी ज़िंदगी काफ़ी साधारण चल रही थी। डर हुआ करता था उस समय भी युद्ध का, लेकिन सिर्फ खबरों में। असल में साधारण ज़िंदगी थी। लेकिन अचानक मेरे साथ कुछ हुआ जो घटना मुझे याद नहीं है। दद्दू बताते हैं जब कोई सदमे वाली बात होती है ना, तो हमें याददाश्त भूलने का वो एहसास हो जाता है। दिमाग हमें वो हर चीज़ को भुला कर रख देता है। इसलिए यहाँ मुझे वो चीज़ें याद नहीं, और ज़्यादातर लोगों को वो याद नहीं। भयानक विश्व युद्ध हुआ होगा। जैविक हथियारों ने हमारी याददाश्त मिटा दी, और अब हम यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मैं यहाँ भी अब अपना घर बसाने के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे प्यार है फातिमा से। फातिमा जो कि पाकिस्तान से आई थी, और उसका भाई इस्माइल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जिनके भाई बहन, माता पिता, परिवार का कोई इंसान यहाँ तक पहुँच पाया। हर कोई अपनों से जुदा हो चुका है। इस्माइल अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, अपनी बहन को बिल्कुल भी काम करने नहीं देता। और मैं भी पता नहीं क्यों फातिमा पर फिदा हो चुका हूँ। मैं कभी भी इस्माइल को ये कह नहीं पाया कि तुम्हारी बहन मुझे पसंद है, लेकिन जब आप एक बड़ी सी कयामत से आगे निकल आते हैं ना, डर बहुत बढ़ जाता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में भी झगड़ा काफ़ी रहा। और शायद इस्माइल मेरे धर्म के कारण फातिमा को मेरे साथ आने नहीं देगा।
ये डर मुझे हमेशा टटोलता सा रहता है। मैं इस्माइल के साथ बहुत अच्छा रहता हूँ, लेकिन जब भी उसके घर जाता हूँ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। फातिमा मुझे पसंद तो है, लेकिन मैं नज़रें नीचे झुकाए रखता हूँ। शायद हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। हमारे इस गांव में हर धर्म के लोग रहते हैं, और जैसे हर धर्म के हर रेस के लोग हैं, वो अपनी अपनी मान्यताएं मानते हैं। झगड़ा यहाँ कभी नहीं होता। यहाँ आपको नमाज पढ़ते हुए लोग भी दिख जाएंगे, पूजा पाठ करते हुए भी दिख जाएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी धार्मिक जगह भी बनाई गई हैं। हर कोई दूसरे की इज्जत करता है। कम लोग बचे हैं ना, अब इज्जत ही तो रह गई है। अगर यहाँ भी लड़ाई हो गई शायद कोई नहीं बच पाएगा, इंसानियत ही शायद खत्म हो जाएगी। मैं इस्माइल के साथ काफ़ी मज़े करता हूँ। हम जब भी पीछे वाले इलाके में जाते हैं सब्जियां तोड़ने के लिए, हमें अजीब अजीब से भ्रम होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो, और हम कभी कभी रात के वक्त सब्जियां तोड़ने के लिए जाते हैं। दद्दू ने कहा है कि रात के वक्त डर कम लगता है, जबकि पहले हमने सुना था कि रात को भूत प्रेत दिखते हैं। दद्दू ने कहा है कि भूत प्रेत नहीं होते, ये सारे भ्रम हैं जैविक हथियारों के कारण। डरना नहीं है, जब भी कोई ऐसी चीज़ दिखे आंखें बंद कर लेनी है, और जिस भी धर्म को आप मानते हैं भगवान का नाम लेना शुरू कर देना है, वो चीज़ दूर भाग जाएगी। हम जब भी सब्जियां तोड़ने के लिए जाते हैं ऐसा लगता है कोई हमें देख रहा है, आसपास कुछ आंखें नज़र आती हैं। हम जानते हैं ये भ्रम है। हम सब्जियां तोड़ते हैं, फल लेकर आते हैं। कभी कभी उस नदी के पास जाना पड़ता है जहाँ से पानी भरना सबसे डरावना होता है। अब नदी के इस तरफ तो गांव है, भ्रम नज़र आएंगे। नदी के उस तरफ जो नज़र आएगा वो तो सच होगा ना। वहाँ पेड़ों के पीछे से, झाड़ियों के अंदर से झांकती हुई वो आंखें दिखती हैं। किस जानवर की हैं हमें समझ नहीं पाते। डर जाते हैं हम और जल्दी जल्दी पानी भरकर निकलते हैं वहाँ से। कई सालों से ये हम करते आ रहे हैं, और यहाँ एक और नया नियम बनाया गया है कि कोई भी जितने ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकता है उसे करने चाहिए, क्योंकि इस गांव में जनसंख्या कम भी हो रही है। लेकिन यहाँ जोड़ियाँ भी तो अभी कम ही बन रही हैं। हर अलग अलग धर्म के लोग दूसरों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने धर्म वालों पर तो यकीन करती हैं, किसी दूसरे धर्म वालों पर यकीन नहीं कर रही। इसीलिए यहाँ पर जोड़ियाँ बनना मुश्किल हो रहा है। मैं भी भगवान से यही मांगता हूँ, मेरी जोड़ी अगर फातिमा के साथ बन जाए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। लेकिन शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। शायद उसे कोई मुस्लिम लड़का ही चाहिए, जो यहाँ कम है। भारत और पाकिस्तान या आसपास के इलाके के लोग यहाँ पर कम हैं, क्योंकि बाहर कई देश थे। अलग अलग देशों से यहाँ पर लोग आए, बचते बचाते जो भी आ पाए हम सबको शरण दे पाए। इसीलिए कुछ थोड़े अलग नज़र आते हैं। अब मैं इस्माइल के साथ हर रोज़ उस पीछे वाले इलाके में जाता हूँ, लेकिन आज इस्माइल बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था। उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, शरीर उसका अकड़ा सा जा रहा था, और दद्दू ने कहा था कुछ जड़ी बूटियाँ चाहिए होंगी, और वो जड़ी बूटियाँ उस पीछे वाले इलाके में मिलेंगी। वहाँ पर कुछ ऐसी झाड़ियाँ लगी हैं जिनकी पहचान मुझे बता दी गई थी। मुझे वहाँ पर जाना होगा। और फातिमा कह रही थी कि उसे किसी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय था ना, शायद वो मुझ पर कम भरोसा कर पा रही थी। इस्माइल तो साफ कह रहा था मुझे अपने यार पर भरोसा है, ये कुछ गलत लाकर नहीं देगा, अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करेगा। शायद फातिमा को मुझ पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो कहने लगी मैं साथ चलती हूँ। मैं अपने भाई के लिए वो सही वाली दवाई ही लाने की कोशिश करूँगी, वो ही वाले पत्ते ढूंढूंगी। अब इस जगह दवाइयाँ थोड़ी ना मिलेंगी, हमें ऐसे ही जंगली पौधों का इस्तेमाल करना होगा इलाज के लिए। मैंने फातिमा को कह दिया कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। इस तरह इस्माइल उस पलंग पर लेटा हुआ था, उठ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा था और मैं अब ज़्यादा सतर्क हो गया था। एक तो मैं फातिमा को पसंद करता था, ऊपर से फातिमा मुझ पर भरोसा नहीं कर रही थी, तो मुझे और सतर्क होना था। मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाहता था जिससे वो डर जाए और मुझे नापसंद करना शुरू कर दे। मैं उससे 3 कदम आगे चल रहा था, लेकिन मुझे यहाँ भी डर था।
पीछे से वो ज़्यादा डर कर यहाँ बेहोश ना हो जाए और मैं आगे चलता रह जाऊं। लेकिन उसके पीछे भी नहीं चल सकता था। वो देखने में भी काफ़ी भद्दा सा लगता। आखिर एक लड़की मुझ पर शक करने लगती, कहीं मैं उसे गलत निगाहों से तो नहीं देख रहा। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हुए जा रही थी और मैं अटपटी सी हरकतें किए जा रहा था, जैसे कोई लड़का किसी लड़की के पास आने पर बेवकूफ़ियाँ करने लगता है ना, मैं वैसी बेवकूफ़ियाँ करता जा रहा था। कभी तो किसी लकड़ी में मेरा पैर फंस जाता, मैं गिर जाता, कभी किसी पेड़ से टकरा जाता, क्योंकि मैं जानबूझकर ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था। इधर उधर झांकता हुआ हम उस जंगली इलाके में पहुंच गए थे। यहाँ कई जगह खड्डे बनाए गए थे, कई जगह झाड़ियाँ बनाई गई थी। ये दुश्मनों को अंदर आने से रोकने के लिए थे, लेकिन हम भी वहाँ नुकसान खा सकते थे। फातिमा मुझसे काफ़ी दूर थी, वो मेरे पास आना नहीं चाहती थी। उसके लिए मैं एक पराया मर्द था और मैं भी उसके करीब जाना नहीं चाहता था, ताकि वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। मैं अब आगे बढ़ता गया, तभी एक खड्डे में जैसे मेरा पैर फिसला और मैं वहीं पर गिर गया। वो खड्डा 6 फीट गहरा था और बड़ी मुश्किल से बचा। उसमें पानी भरा हुआ था और अब मुश्किल और बढ़ गई। खड्डा आ गया यानी कि ये सरहद है, हम ज़्यादा आगे तक आ गए। अब दद्दू ने जो इलाका बताया हुआ था सरहद के बिल्कुल साथ वाला, और यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है। बाहर से कोई जानवर यहाँ नज़र आ सकता है, हमला भी तो कर सकता है। पीछे वाले इलाके में तो भ्रम होते होंगे, यहाँ जो नज़र आएगा वो असली होगा। अब उस खड्डे से बाहर निकलना बहुत मुश्किल भरा था। उस खड्डे में पानी भरा था, इस कारण मैं बचा था, लेकिन उसकी जो दीवारें थी वो मिट्टी के कारण फिसलन भरी हो गई थी। मैं बिना फातिमा की मदद के उस खड्डे से बाहर नहीं निकल सकता था, और फातिमा नज़रें झुकाए मुझे हाथ भी नहीं दे सकती थी। उसका कहना था वो किसी पराये मर्द को छू नहीं सकती। अब ये मौत का मंजर ही था। कोशिश की मैंने बहुत, और उसने भी कुछ लकड़ी दी, कुछ डंडे दिए, लेकिन बाहर मैं निकल नहीं पाया। अंत में उसे हाथ देना ही पड़ा। उस हाथ को पकड़कर ही वो मुझे ऊपर खींच सकती थी, और मैं उसकी इज्जत करता था। अंततः उसने हाथ दिया और मैं बाहर निकल पाया। उसके बाद वो मुस्कुरा रही थी। जब किसी की मदद करो तो आपको खुशी होती है, शायद उस खुशी का एहसास वो कर रहा था, लेकिन उसे छूने की खुशी जो मुझे हुई थी मैं बता नहीं पा रहा था। नज़रें और तरफ घुमाकर मैं और पागलों जैसी हरकतें किए जा रहा था। अंदर से इतना ज़्यादा खुश था कि मैं बता ही नहीं पा रहा था। तभी फातिमा मुझसे थोड़ा पीछे हो गई और मैं फातिमा को कहने लगा था, ध्यान रखना, यहाँ कंटीली तारे हैं, बहुत ज़्यादा कांटे लगे हुए हैं, पाँव में ना घुस जाएं। अब फातिमा जैसे ही एक पेड़ के पीछे गई थी ना, वहाँ मुझे एक चेहरा नज़र आया। वो पीछे से झांक रहा था, जिसकी आंखें दिख रही थी लेकिन पूरा आकार नज़र नहीं आ रहा था। मैं डर सा गया था। मुझे पता नहीं था ये भ्रम है या सच्चाई है, लेकिन वो बार बार फातिमा को देखे जा रहा था। जब आप किसी की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हों और उसे खतरा महसूस हो रहा हो, तो आप अपनी जान की बाजी लगाकर भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए मैं फातिमा की ओर भागा था। और जैसे ही मैं फातिमा के करीब गया, वो पेड़ के पीछे चेहरा जैसे गायब सा हो गया। मैं पेड़ के पीछे पहुंचा था एक भाला लेकर, लेकिन वो नज़र नहीं आया। मैं कहने लगा, फातिमा, यहाँ कोई था, यहाँ कोई था, मैंने देखा। वो कहने लगी, हम अभी सरहद के इसी तरफ है ना, ये वो भ्रम होगा जो हमें नज़र आता है। मैंने कहा, नहीं, यहाँ खड्डे हैं, तो ये भ्रम नहीं, असली होना चाहिए। फातिमा कहे जा रही थी वो भ्रम है, और मुझे वो असली लग रहा था। तभी पेड़ के ऊपर कुछ चमकती हुई रोशनी नजर आई। मुझे 3 आंखें नजर आई थी, और उन 3 आंखों को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैं इतना ज़्यादा डरा था कि मुझे लगा कोई ना कोई ऐसा जानवर इस तरफ ना आ गया हो। वो अगर सरहद के इस तरफ पहुंच आया है तो हमें मौत मिलेगी। इस तरह मैंने फातिमा की बाजू को पकड़ लिया। वो थोड़ी घबराई, लेकिन मैं उसे खींचकर वहाँ से भागना चाहता था। मैं उसे पकड़कर थोड़ा दूरी पर निकल आया और मैंने कहा, ऊपर मैंने 3 आंखें देखी चमकती हुई। वो कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, 3 आंखें दिख ही नहीं सकती। जितने भ्रम हमें होते हैं ना, वो असली के ही होते हैं। यानी कि हमने ज़िंदगी में जो जो देखा हुआ है, जानवर देखे हैं हमने, इंसान देखे हैं, जो टीवी शोज़ देखे थे, वो हमारे दिमाग को पता है सब झूठा था। इसीलिए कोई भी ऐसा प्रतिबिंब जो झूठा हो, में भ्रम के रूप में नज़र नहीं आ सकता।
असली ही नजर आ सकता है। अब ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसकी 3 आंखें होती हैं, और ना ही मैं यकीन करता हूँ ऐसे जानवरों पर। मुझे 3 आंखें क्यों नजर आईं? फातिमा मुझ पर यकीन नहीं कर रही थी। उसका कहना था तुम झूठ बोल रहे हो, 3 आंखों वाले जीव नहीं होते। अब वो थोड़ी घबरा रही थी क्योंकि मैंने उसकी बाजू को पकड़ा था, लेकिन बाद में वो खुलकर बोलने लगी। तुम डरते बहुत हो। मैं तो तुम्हें इसलिए हाथ नहीं लगाती क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा डरते हो, लेकिन तुमने जब मेरी बाजू पकड़ी मैं खुद सोचने पर मजबूर हो गई, ये कैसे हो सकता है? तुम तो काफ़ी डरपोक से लड़के हो ना, इसीलिए कभी भी मैं तुम्हारे हाथ को छूती नहीं थी। आज खड्डे में फंसे इसलिए मैंने हाथ दे दिया। जब फातिमा ये बातें बोल रही थी मैं खुद शर्मिंदा होता जा रहा था। आखिर एक लड़का एक लड़की से इतना ज़्यादा शर्मिंदा कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा था वो शर्मीली है, लेकिन वो हमेशा सोचा करती थी मैं शर्मीला हूँ। तब हम आगे बढ़े और वो जड़ी बूटियाँ ढूंढने लगे। कुछ पौधे हमने ढूंढ लिए थे, उन्हें ढूंढना आसान था, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, लेकिन एक जो पर्पल कलर के पत्तों वाली बूटी थी वो मिल नहीं रही थी, और काफ़ी समय ढूंढने के बाद वो मिली नहीं। तो फातिमा कहने लगी हमें वापस जाना होगा, तुम्हें पता है ना 1:30 बजे का समय होने वाला है। मैंने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। हाँ, 1:30 बजे का समय होने वाला है। तुम्हारे पास घड़ी है? यहाँ बहुत कम लोगों के पास घड़ी है, और कुछ घड़ी जो चाबी से चलती हैं वो ही बची हुई हैं, बाकी सबकी बैटरीज खत्म हो चुकी हैं। फातिमा के पास घड़ी थी। ये देखो 1:30 बजने वाला है, कुल 45 मिनट बचे हैं, जल्दी करो। तुम्हें पता है ना 1:30 बजे क्या होता है? मुझे तो पता था 1:30 बजे क्या होता है, शायद आपको पता नहीं 1:30 बजे क्या होता है। यहाँ पर जैसे उस जैविक हथियारों ने हर एक इंसान पर असर डाला हुआ है। 1:30 बजे हर कोई बेहोश हो जाता है और उसकी नींद खुलती है 7 बजे। ना कोई 7 बजे से पहले उठ पाता है, चाहे जो मर्जी हो जाए। 1:30 बजे से 7 बजे का समय किसी ने भी जागते हुए नहीं देखा है। इसीलिए हम 1:30 बजे अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं, अपने घरों को चारों तरफ से बंद कर लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ पर हैं वहीं बेहोश हो जाएंगे, और बेहोशी धीरे धीरे छाती है और उसके बाद आंखें बंद हो जाती हैं। फिर 7 बजे हमारी नींद खुलती है। जैसे ही समय का पता लगा मैं भी डर गया था। मैं फातिमा को कहने लगा लेकिन इस्माइल काफ़ी ज़्यादा बीमार है ना, जड़ी बूटियाँ जल्दी लानी होंगी। जब भी कोई बीमार पड़ता है हमें जड़ी बूटियाँ जल्दी वहाँ तक पहुँचानी होती हैं, लेकिन वो पर्पल कलर के पत्तों वाली बूटी में ढूंढ नहीं पाया। तब फातिमा ने कहा था जो है वही लेकर चलते हैं, जल्दी करो, 1:30 बजे हम यहीं गिर जाएंगे, और इस इलाके में दिन के वक्त काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। बाहर वाले वो जीव हमें देख सकते हैं, किनारों पर हम दिन के समय नहीं आते। अब फातिमा की बात में दम था तो मैं भी डर गया। इसके बाद हम वापस आने लगे, लेकिन उन खड्डों से, उन झाड़ियों के बीच से निकलते हुए घबराहट हुई थी। आखिर हम झाड़ियों की इस तरफ कब आ गए? शायद खड्डों को पार करते हुए समय का पता ही नहीं चला। हम तो सरहद के बाहर घूम कर आए हैं ना। इस बात से फातिमा भी घबरा गई थी, लेकिन जल्दी से हम झाड़ियों की इस तरफ आ गए। उसके बाद हमने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि आसपास हमें जीव दिखने लगे थे। भ्रम तो हो रहा था, लेकिन 3 आंखों वाला जीव, वो 3 आंखों वाला जीव मुझे कई पेड़ों पर नजर आया। फातिमा को मैंने बताया, फातिमा यकीन नहीं कर रही थी। ये झूठ नहीं हो सकता, 3 आंखों वाले जीव पर मैं भरोसा नहीं करता। इसका मतलब बाहर से वो हमारा पीछा करता रहा है। तभी भागते भागते हम 1-2 खड्डों में फिर से गिरे। वो जड़ी बूटियों का झोला कब गिर गया मुझे पता नहीं चला। भागते भागते घरों के पास जब आए थे, फातिमा ने कहा जितनी बूटियां मिली हैं वो ही सही, चलो जल्दी से इस्माइल की मदद करते हैं। मैं पसीने से भीग चुका था जब मुझे ये पता चला वो जड़ी बूटियों वाला झोला रास्ते में गिर गया। एक लड़की जिसे मैं पसंद करता था उसके सामने इससे ज़्यादा बेइज्जत नहीं हो सकता था। उसकी निगाहों में देखा था मैंने मायूसी को। उसने कहा गिरा दिया, इतनी मुश्किल से वहाँ पर गए थे और तुम अपने भ्रम के कारण उसे गिरा कर आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब इस्माइल की मदद कैसे करेंगे? वो बहुत ज़्यादा बीमार है और दद्दू ने कहा था जल्दी से दवाई देनी है उसे। जब हम इस्माइल के पास पहुँचे थे उसे बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ चुका था।
वो बात नहीं कर पा रहा था और तभी 1:30 बजे का समय होने लगा। आंखों में बहुत नींद चढ़ने लगती है, जैसे कोई नशा कर लिया। धीरे धीरे जैसे आंखें बंद होती गई। मैं जागना चाहता था, पूरी तरह से लड़ना चाहता था कि इस रात मैं अपने दोस्त की मदद कर पाऊं, लेकिन नहीं। आंखों के सामने कब अंधेरा आ गया मुझे पता नहीं चला। 7 बजे नींद खुली थी मेरी। जैसे ही नींद खुली मैं झटपटा कर उठा था। फातिमा भी ज़मीन पर ही गिर चुकी थी, वो भी मेरे सामने उठने लगी। लेकिन जब हमारी नज़र इस्माइल की तरफ पड़ी, वो भी छलांग लगाकर उठ चुका था और कहने लगा, अरे यार थैंक यू, रात को तुमने जड़ी बूटियाँ खिला दी होंगी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दोस्त पूरी तरह से ठीक हो गया था और वो कह रहा था जड़ी बूटियों के कारण वो ठीक हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था। तब दद्दू भी वहाँ पर आए और जब दद्दू ने इस्माइल की तरफ देखा, हाँ जड़ी बूटियाँ असर कर गई, वरना काफ़ी मुश्किल में होता। तुमने इसके मुंह में वो जड़ी बूटियाँ डाल दी होंगी, इसीलिए ये ठीक हो गया। और मैंने फातिमा के हाथ को फिर से पकड़ा था। पीठ के पीछे से हाथ को पकड़कर मैंने फातिमा को इशारा किया, चुप। और मैं कहने लगा, हाँ इसके मुंह में मैंने जड़ी बूटियाँ भाग कर आकर डाल दी थी। तब दद्दू बहुत खुश हुए, मुझे शाबाशी दी और वहाँ से चले गए। इस्माइल भी बहुत खुश था, छलांग लगाकर उसने मुझे गले से लगा लिया। तब वो एक तरफ खाना बनाने के लिए चला गया। अपनी बहन के लिए सुबह का खाना वही बनाया करता था और उसने कहा, तुम भी खाना खाकर ही जाना, कल रात शायद 1:30 बजे तुम यहीं बेहोश हो गए होगे। तब फातिमा मुझको कहने लगी थी, झूठ क्यों बोला, कुछ कर तो पाए नहीं, हम जड़ी बूटियाँ ला नहीं पाए, बेवजह इस तरह नंबर बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने फातिमा को कहा, बहुत सालों से मुझे शक होता है इस गांव में, आज एक अजीब चीज़ देखी। तुम्हारा भाई इतना बीमार था, बिना जड़ी बूटियों के ठीक हो गया। सबको लगता है हमने वो जड़ी बूटियाँ उसके मुंह में डाला तो कुछ नहीं, वो अपने आप ठीक हो गया। क्या जड़ी बूटियाँ असर करती हैं या किसी और कारण यहाँ सब ठीक हो जाते हैं? और यहाँ जो भ्रम होते हैं वो सच्ची चीज़ों के ही हो सकते हैं जो हमने आँखों से देखी हैं। वो 3 आँखें। बहुत सवाल हैं मेरे मन में, मुझे सबके जवाब चाहिए, इसीलिए बस इस बात को छिपाए रखना। मैं जवाब ढूंढने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इसके बाद अब फातिमा मेरी बात समझ चुकी थी, उसने किसी को नहीं बताया। फातिमा खुद सोच रही थी कुछ ऐसी नई चीज़ों का पता चले जो शायद हमसे छिपाई जा रही हों। कौन छिपा रहा है, जवाब तो ढूंढना होगा। अगली रात फातिमा ने इस्माइल को कह दिया था कि मैं आज खाना ढूंढ कर लेकर आऊँगी। इस्माइल बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, तुम लड़की हो, तुम आगे नहीं जा सकती। तो फातिमा ने कहा, यहाँ सब अच्छे हैं, कोई भी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करता, किस बात का डर तुम्हें? मैं अपने भाई के लिए खाना लाना चाहती हूँ, मैं जाऊँगी अमन के साथ। अब इस्माइल को मुझसे ज़्यादा भरोसा किसी पर नहीं था। मैं फातिमा के साथ जाने लगा। फातिमा मुझसे सवालों के जवाब चाहती थी और मैंने कहा, आज सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिर से उस जगह जाना होगा। कल हम सरहद पार कर गए थे ना, आज भी सरहद पार करनी होगी हमें। फिर से अंधेरे में हम आगे बढ़ने लगे थे। उन खड्डों की पहचान सी कर ली थी मैंने। इस तरफ कम ही आने दिया जाता है सबको। उन खड्डों के पास से गुजरते हुए फट्टे लगा लगा कर खड्डे पार किए। अब उन झाड़ियों को हटाकर रास्ता बनाया और हम आगे पहुंच चुके थे। फातिमा बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन वो 3 आँखें कब से जैसे पीछा किए जा रही थी। कई जगह मैंने वो 3 आँखें देखी और अलग अलग पेड़ों पर देखी, जैसे कई ऐसे भ्रम एक साथ हो रहे थे। मुझे हमेशा से इन भ्रमों पर शक था। इतने ज़्यादा भ्रम सबको कैसे होते हैं? एक बार सच्चाई तो जाननी होगी ना, सच में भ्रम है या बातें झूठी हैं। जब उन झाड़ियों को पार किया था, कई जगह 3 आँखें, कई जगह 2 आँखें और कई जगह छोटी आँखें, कई जगह बड़ी आँखें बार बार दिखे जा रही थी। उसके बाद मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया। यहाँ भ्रम माना जाता है, कभी भी भ्रम को सच नहीं कहते। मैं उसे सच मानकर घुमाकर जो मैंने पत्थर मारा था, वो 3 जो आँखें दिख रही थीं उस पर सीधा पत्थर जा टकराया और टक की आवाज़ आई। इस आवाज़ ने मुझे और फातिमा को डरा दिया था। दोनों के पाँव कांप गए थे। भ्रम है तो आवाज़ कैसे आई? फिर वो 3 आँखें जैसे गायब हुई और मैं उसी तरफ भागने लगा।
मैंने उस पेड़ के पीछे एक परछाई सी देखी थी। पहली बार कोई परछाई दिखी थी जिसका कोई रूप नहीं नजर आ रहा था, कोई चीज नहीं थी जिसकी परछाई बन रही हो। नीचे भागती हुई परछाई नजर आई मुझे। मैं परछाई का पीछा करने लगा था। मैं परछाई के पीछे भागता रहा और फातिमा वहीं खड़ी थी। फातिमा डरी हुई थी, आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन मैंने फातिमा को रुकने का इशारा किया और मैं पीछा करने लगा परछाई का। भागा मैं परछाई के पीछे इतना तेज, वो परछाई पेड़ों के ऊपर से बहुत तेजी से निकल रही थी और मैं बस नीचे से ये पहचानने की कोशिश कर रहा था अंधेरे में आखिर वो परछाई किस तरफ जा रही है। वो जीव 3 आंखों वाला कहाँ जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई जानवर हो जो पेड़ों के ऊपर से जा रहा हो। इंसान इतने तेज पेड़ों के ऊपर सफ़र नहीं कर सकते, कोई जानवर सफ़र कर रहा है, इतनी अंदर तक आ जाता है, लेकिन भाग क्यों जाता है, कोई उसे देख क्यों नहीं पाता। इसके बाद मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मैं सरहद से काफ़ी आगे बढ़ गया था। दिल की धड़कन तेज़ होती गई, मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा वापस जाना होगा, वापस जाना होगा। जो भी सरहद के बाहर जाता है वापस नहीं आता। मैं जिंदा बचना चाहता हूँ। मैंने पीछे भागना शुरू कर दिया। आगे जो पेड़ थे ना, उनके बाद एक गार्डन सा दिख रहा था। फूल लगे हुए थे और यहाँ पूरे इलाके में हमने कहीं फूल नहीं लगाए। इसके बाद मैं पीछे भागा था। मैं सरहद से बहुत दूर आ गया हूँ, शायद यहाँ शायद और इंसान होंगे। मुझे वापस पहुँचना होगा, कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। मैं जल्दी जल्दी उन कंटीली तारों के पास पहुँचा और वहाँ मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया। उस चीज़ को मैंने हाथ लगाया। ये एक मास्क लग रहा था, गैस मास्क, जिसके ऊपर 3 कांच की जैसे आंखें सी बनी हुई थी। मैं सोचे जा रहा था ये कैसा गैस मास्क है। ये शायद युद्ध के समय कोई लेकर आया होगा, उसने यहीं पर फेंक दिया होगा। इसे मैं साथ रखता हूँ। वो मास्क मैंने पकड़ा और मैं भागना शुरू हो गया अंदर की ओर। जल्दी से झाड़ियों के अंदर पहुंचा और झाड़ियां लगाई मैंने। फातिमा सामने एक पेड़ के पास बैठी हुई थी। उसने मुझे जैसे ही देखा रोती हुई आई और उसने मुझे गले से लगा लिया। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं बाहर गया हूँ। मुझे लगा था मैं जिंदा नहीं बचूंगा। शायद यही फातिमा को लगा। लेकिन जब मैं वापस आ गया, रोती रोती जिस तरह से उसने मुझे गले से लगाया था, जैसे मेरी जिंदगी सफल हो। डर तो बहुत दूर था, मुझे इतनी खुशी थी कि ये सब मैंने किया और फातिमा ने मुझे गले से लगा लिया। लेकिन जैसे ही गले से लगाने के बाद वो थोड़ा सा पीछे हुई, उसने घुमा के जो मेरे चमाट लगाई, मेरे सारे होश उड़ गए। मेरा मुंह उतर चुका था। क्या हुआ, मारा क्यों मुझे? मैंने गले नहीं लगाया, तुमने लगाया। और वो चमाट लगाते ही वो गुस्से में कहने लगी, पागल, तुम्हें पता तो है यहाँ झाड़ियों से आगे नहीं जाना, सरहद के आगे नहीं जाना, समझ नहीं पाते? इतनी ज़्यादा आगे क्यों चले गए? मुझे लगा बस वहाँ तक जाओगे। तुम तो भागते गए और मुझे लगा अब मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। अब चलो, हमें घर जाना है। मैं वो मास्क को हाथ में पकड़े उसे दिखा तक नहीं पाया। वो चमाट उसने मुझे मारी थी और मेरी हेकड़ी निकाल दी थी। डर खत्म कर दिया था। गले से लगाया था, मुझे खुशी मिली थी। लेकिन जब पूरे सिनेरियो को मैं समझ पाया, मैं दूर चला गया। इस गम में वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरे दिल में लड्डू फूटे जा रहे थे। वो लड्डू मैं बयान नहीं कर सकता कितने अच्छे होते हैं। वो खुशी, मेरे पैर हवा में उड़ने को थे। ऐसा लग रहा था जैसे जो मैं सोच रहा था हो ही नहीं सकता, वही हो रहा था। फातिमा को उसके घर पर छोड़ा मैंने। मास्क को मैंने उस झोले में डाल रखा था। उसके बाद मैं अपने घर की तरफ आने लगा। अब मैं फातिमा को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही हाथ मेरा उस मास्क पर गया, फिर मैं सोचने लगा, फातिमा तो चलो कोई बात नहीं, कल बात करूँगा। इस मास्क के बारे में सोचूं, क्या चीज़ है। वक्त 12 बजे का था और मैं सीधा घर में आ गया। उसके बाद बार बार झोले से मास्क को निकालता और देखता रहता। ये कोई गैस मास्क लग रहा था, लेकिन ऐसे गैस मास्क के ऊपर 2 आंखें होती हैं ना, 2 कांच के टुकड़े से लगे होते हैं जिससे बाहर देखा जाता है। इसमें 3 लगे हुए थे, तीसरा क्यों लगाया गया है, वो भी माथे की जगह पर। मैं सोचे गया। उसके बाद मैंने वो मास्क लगाया और जैसे ही मैंने मास्क लगाया, मैं हैरान हो गया था। उस मास्क के अंदर जो कांच के टुकड़े लगे हुए थे वो साधारण कांच नहीं था, जैसे
कोई खास गैजेट की तरह काम कर रहा हो। मैं उस कांच के अंदर से कई ऐसी चीज़ों को देख पा रहा था जो साधारण नंगी आंखों से देख नहीं सकता था। यानी कि हमारे हर घर में जैसे ऊपर एक पाइप लगी हुई हो, वो पाइप उस कांच से दिख रही थी। उस मास्क को उतारते ही वो पाइप नजर नहीं आती। जैसे ही मास्क पहनकर मैंने बड़ा सा बेंच लगाया और उस घर के उस कोने को हाथ लगाया, वो पाइप वहां मौजूद थी। वो पाइप नंगी आंखों से नहीं दिख रही थी, लेकिन मास्क पहनकर दिख रही थी। उसके बाद उस मास्क को पहनकर ही मैं घर से बाहर निकला। घर के बाहर कई तारें दिख रही थी मुझे, जो अमूमन नजर नहीं आती। कई ऐसी चीजें दिखीं जो मौजूद थी, जिन्हें छुआ जा सकता था, लेकिन मास्क के बिना देखा नहीं जा सकता था। उसके बाद भागकर मैं घर के अंदर आ गया। मैं अब अपनी शख्सियत पर भी सोचने लगा था, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ छिपाकर चीजें रखी भी गई हैं और किसी को पता तक नहीं। कोई बड़ा राज है जो किसी को मालूम नहीं है। दद्दू को बताना होगा। दद्दू इस बात के बारे में ज़रूर कुछ बता पाएंगे। अगर दद्दू को नहीं पता, समझो बहुत बड़ी गड़बड़ है। दद्दू हर चीज़ के बारे में याद रखे हुए थे। उन पर जैविक हथियार का असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो खुद को बंकर में छिपाए हुए थे जब जैविक हथियारों का हमला हुआ। उन्हें जैसे पहले से पता था, उन्हें हम सबसे ज़्यादा जानकारी है। हर निर्णय दद्दू ही लेते हैं। यहाँ पर हर कोई अलग अलग देश से है, हर किसी की भाषा अलग है। दद्दू इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि वो अमेरिका से थे। कई लोगों को सही सी इंग्लिश आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, वो अपने हाव भाव से समझाते हैं। मैं हिंदुस्तान से था, इस्माइल और फातिमा पाकिस्तान से थी, इसीलिए हिंदी उर्दू में हम आपस में बात कर लिया करते थे। अफ्रीका वालों से हम बिल्कुल बात नहीं कर पाते थे, वो भाषा नहीं समझ पाते थे, इशारे नहीं समझ पाते थे। हम जापान के, चीन वालों से भी सही तरह से बात नहीं कर पाते थे। हम अरब वालों से कुछ बात करते थे जो पीछे वाले घरों में रहते थे, लेकिन वो अपने काम में लगे रहते थे, वो हमें ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे। इसीलिए मैंने ज़्यादा दोस्त बनाए भी नहीं थे। इस्माइल ही तो मेरा दोस्त था और हम इकट्ठे जिंदा रहने की जद्दोजहद किया करते थे। लेकिन आज दिमाग में जैसे घूम रहा था, जैसे वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है जो हमें पता ही नहीं जाती। 1:30 बजे तक मास्क पहने रखा और मैं इस मास्क के साथ ही बेहोश होना चाहता। मुझे लगा था मास्क पहने पहने बेहोश होऊंगा। सुबह सुबह उठूंगा और जल्दी जल्दी इस मास्क से वो चीज़ें देखने की कोशिश करूंगा, यहाँ क्या क्या रखा गया है, क्या नहीं रखा गया। 1:30 बजे मैं घड़ी की तरफ देख रहा था। वो सुई पूरे 1:30 बजे पर आई। मैं बेहोश नहीं हुआ। वो सुई 1:45 पर चली गई। मैं बेहोश नहीं हुआ। बाहर से चलने की आवाज़ें आ रही थी और मुझे लगा जैसे वो जैविक हथियार का हमला, वो जो रात को हमें बेहोश होने के लिए मजबूर किया जाता था, उस जैविक हथियार के कारण जिसका असर सब पर हुआ होगा, उसका असर खत्म हो गया। सब पर शायद खत्म हुआ होगा, सिर्फ मैं ही नहीं हूं जिस पर यह असर हुआ होगा। तभी मैं बाहर निकला था और बाहर निकलते ही जो कदमों की आवाज़ आ रही थी वो यहाँ रहने वालों की नहीं आ रही थी। ये कुछ 4-4 फुट के इंसान होंगे जिन्होंने अजीब सी कॉस्ट्यूम पहन रखी थी, काले रंग की, चमड़े की चमकीली सी, उस पर बहुत ज़्यादा गैजेट्स लगे हुए और ऐसे ही 3 आँखों वाले मास्क। कुछ थे जिनके कद 8-8 फुट थे, उनके सिर्फ एक ही आँख वाला मास्क डाला गया था, लेकिन यहाँ हर किसी ने मास्क पहने हुए थे। मुझे पता था इनके जैसे कद है ना, हमारे गांव में रहने वाले किसी इंसान का कद, काठी और कपड़े वैसे नहीं है। शायद ये वो है जो बाहर से आए हैं, आज ही रात आए होंगे। हम पर हमला तो नहीं हो गया। तब मैंने देखा सामने इस्माइल के घर से इस्माइल और फातिमा को वो पकड़कर एक बड़ी सी मशीन पर रखे हुए बाहर लेकर आए थे। उसके बाद जैसे उन्हें इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, उनके माथे पर कुछ रखा जा रहा था, तारे उनकी सर पर लगाई जा रही थी। मेरे पैर हिलने लगे थे और इस तरफ आते हुए भी वैसे ही इंसान देखे और मैं जल्दी से घर के अंदर छिपना चाहता था, लेकिन
सामने खिड़की से छिपते समय जो मैंने देखा उम्मीद नहीं थी। दद्दू मास्क पहने हुए वो फातिमा और इस्माइल के करीब आए थे। सर पर हाथ रखा था, कपड़े पूरी तरह से दद्दू वाले, उन्होंने वो कॉस्ट्यूम नहीं पहनी थी। यानी कि दद्दू सब जानते हैं। दद्दू ने भी जैसा मैंने मास्क पहना है, 2 आंखों वाला, वैसा ही मास्क पहन रखा था। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो आदमी जो घर के अंदर आने वाले थे, मैं पीछे वाली खिड़की से वहाँ से भागा। उसके बाद वो घर के अंदर तलाशी लेने लगे। वो ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ पर हूँ, और मुझे लगा ये मार देंगे, ये मुझे पकड़ लेंगे, और शायद दद्दू भी उनसे मिले हुए हैं। इसके बाद मैं इन घरों से दूर भागने लगा, उसी जंगल की ओर। शायद जहाँ से मुझे ये मास्क मिला है वहीं मुझे भागना होगा। पीछे भीड़ लगी हुई थी, हर घर से इंसान को निकाला जा रहा था। वो अजीब से कॉस्ट्यूम पहने इंसान यहाँ रहने वाली हर आबादी वालों को निकाल रहे थे घरों के बाहर, मशीनों में रख रहे थे, और उन मशीनों से जैसे उनके साथ कुछ कर रहे थे। उन्हें इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, उन्हें मुंह में पाइप डालकर कुछ लिक्विड दिया जा रहा था, उनके शरीर का चेकअप हो रहा था। मैं कई घरों के पीछे से छिपते छिपते बाहर निकला था, और ये सब देखकर होश उड़ चुके थे। मैं फिर जंगल की तरफ भागा। जंगल की तरफ जब भाग रहा था, मुझे अब इस मास्क से साफ नजर आ रहा था कई पेड़ों पर वैसी ही 3 आंखों वाले मास्क पहने हुए लोग, जो पेड़ों के ऊपर पट्टियां सी बनी हुई थी, जैसे ब्रिज बने हुए थे, उनसे चलकर आगे बढ़ रहे थे वो। यानी कि यहाँ जितने पेड़ लगे हुए हैं उनके ऊपर मुझे ब्रिज दिखने लगे थे। यहाँ तो जैसे पूरा इलाका बना हुआ है, हमारे सर के ऊपर कोई चलकर आगे बढ़ सकता है, हम नीचे ही देखते रह जाएंगे, और बिना मास्क के ये कुछ दिखता भी नहीं। अब कई चीज़ों के सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने के लिए मुझे लगा सरहद पार करनी होगी। मुझे कई पेड़ों के पास सीढ़ियाँ भी नजर आईं, वो काफ़ी ऊंची थी। हम कभी पेड़ों पर चढ़े ही नहीं। अब मैं चलते चलते उन झाड़ियों से निकलकर सरहद के आगे निकल गया। मैं चले जा रहा था, मन में बहुत सारे सवाल थे, दगाबाजी का वो इतना ज़्यादा एहसास। मैं चलकर अब और आगे बढ़ता गया। मुझे मौत का डर नहीं रहा था। दगाबाजी आपको खोखला कर देती है। मैं चलता चलता अब उन गार्डन के पास पहुंचा था, जहां अलग अलग तरह के फूल लगे हुए थे। मुझे लगा जैसे जंग पहले ही खत्म तो नहीं हो गई, बेवजह ही हमें कैदी बनाकर रखा गया है। उन फूलों को हाथ लगाकर बड़ी खुशी हुई। मास्क उतार नहीं रहा था मैं, क्योंकि मास्क उतारूंगा तो कई चीज़ें दिखेंगी नहीं, और शायद वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। उनकी तकनीक से ही उनसे बचा जा सकता है। वहाँ 3 आँखों वाले, छोटे कद वाले, बड़े कद वाले वो आदमी जब भी मुझे नज़र आते, मैं किसी न किसी चीज़ के पीछे छिप जाता। उन फूल भरे गार्डन से आगे काफ़ी ऊंची कटीली तारों वाला बाड़ा बना हुआ था। एक तरफ दरवाज़ा, और वो दरवाज़ा खुला था। उन कटीली तारों से टाप कर आगे जाया नहीं जा सकता था, लेकिन खुला दरवाज़ा देख छिपते छिपते उन फूलों के पीछे से दरवाजे से मैं बाहर निकल आया। और दरवाजे से बाहर मुझे जो जो नज़र आ रहा था मैं बयान नहीं कर सकता। चारों तरफ मुझे इंसान नहीं कुछ और दिख रहा था। 3 टांगों वाले जीव, वो जानवर की तरह चलने वाले जीव, अजीब अजीब से कपड़े पहने वो भालूनुमा जीव, कुछ ऐसे एलियन जैसे दिख रहे थे जैसे मैं कई बार तस्वीरों में पहले देखा करता था। वो चल रहे थे, और यहाँ सड़क जैसे ज़मीन से 2 फुट ऊपर बनाई गई थी, ऊंची, और वो भी थोड़ी थोड़ी पारदर्शी, अलग दिशा से अलग रंग की नज़र आती। वो पास से छोटे आकार का उड़ता हुआ जहाज सा दिखा। उस सड़क पर कारों के टायर नहीं थे, जैसे थोड़ी थोड़ी आसमान में उड़ रही हूँ, हवा में 2-2 फुट की ऊंचाई पर उड़ रही हूँ। वहाँ चलते हुए
परजीवी जानवर दिख रहे थे मुझे। उन्होंने शरीर पर कपड़े अजीब से, गैजेट्स अजीब से पकड़े हुए। वहाँ पेड़ भी रंग बिरंगे थे। मैं उन्हें क्या ही कहूँ, वो कैसे पेड़ थे। रंग ही रंग था हर चीज़ में, कोई भी चीज़ पहचानी नहीं जा रही थी। छिपता गया मैं, छिपता गया। उसके बाद एक जगह सड़क को पार करने के लिए जब मैं आगे बढ़ा, वो सड़क अपने आप जैसे और ऊंची हो गई। उस पर चढ़ा नहीं जा सकता था। एक तरफ छेद था जिसके नीचे से निकलकर मैं आगे जा सकता था। क्या है ये जगह? जैसे ही मैं आगे निकला, वो 3 आंखों वाला परजीवी सा उसने मुझे पकड़ा। उस नीचे वाली सड़क में ही उसने मुझे पकड़ लिया था और हाथ लगाते ही जैसे उस दीवार में एक छेद सा बना और वो मुझे उस छेद से और नीचे ले गया। उसके बाद उसकी आवाज़ अजीब सी थी। वो जैसे कोई वाद्य यंत्र सा बजा रहा हो, जैसे कई बांसुरियां सी बजा रहा हो। उसके गले से ऐसी बांसुरियों की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद मैं जब उससे कुछ कहता रहा, उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था, लेकिन उसने एक तरफ से कोई गैजेट सा निकाला, अपने मुंह में डाल लिया, उसे मुंह में अच्छी तरह से फिट किया। और उसके बाद मैं कई बार बोला और हर बार उसकी आवाज़ अलग सी होती। कई बार बांसुरियां सी बजती, कई बार वो मुंह तो हिलाता, आवाज़ नहीं निकलती, और कई बार अजीब सी भाषा में बोलता। और अंत में उसने एक भाषा बोली, कौन हो तुम? और मैंने जल्दी से उसका जवाब दिया, तुम्हें मेरी भाषा आती है? ये क्या चीज़ है? कौन हो तुम? और उसने वहीं पर वो बटन दबाया और कहने लगा, ठीक है, तो ये इस भाषा में बोलते हो तुम। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बताओ, कहाँ से आए हो तुम? कोई स्पेसशिप से आए हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारा कार्ड कहाँ है? मैं कहने लगा, कार्ड? कौन सा कार्ड? वो मेरी तरफ अजीब नज़र से देखे जा रहा था। मैंने उससे कहा, क्या युद्ध खत्म हो चुका है? क्या इंसान खत्म कर दिए तुमने? तुम परजीवी हो? किसी और ग्रह से आए हो या म्यूटेट हुए हो? कौन हो तुम? तब वो मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अच्छा, तुम्हारा गांव है ना पीछे, जहां तुम रहते हो, जो जंग हुई थी जिससे बचे तुम रहते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं वहीं से निकल कर आया हूँ। मुझे सच बताओ, क्या हुआ है? क्या तुमने धरती पर कब्जा कर लिया है? क्या अब इंसान नहीं बचे और तुम हम सबको मार दोगे? तब उसने मुझे ज़मीन पर बैठने के लिए कहा। मैं ज़मीन पर बैठा और वो भी मेरे साथ ही बैठ गया। उसकी चमड़ी रबर की तरह खींची थी, उसका कद छोटा सा हो गया था। तब मेरे कंधे पर हाथ रख कर वो कहने लगा था, देखो, मुझे पता है हम बुरे हैं, मुझे पता है हम बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तुम्हारे साथ सही नहीं किया ना, तुम काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे। तब मैंने जल्दी से खड़े होकर कहा, इस तरह मुझे सांत्वना देने की ज़रूरत नहीं है, सच जानने का हकदार हूँ मैं, मुझे सच जानना है। तब उसने भारी आवाज़ में कहा, देखो, इसी तरह से हर कोई अपने मनोरंजन के लिए करता है। तुम भी तो करते थे ना, वहाँ पर है ना बने हुए वो, क्या कहते हो तुम, जू? हाँ, जू कहते हो ना, जहाँ जानवरों को रखा जाता है। फिर तुम वहाँ जानवरों को देखने के लिए जाते हो, अच्छा लगता है ना, लेकिन तुम कैदी तो बनाकर रखते हो ना। मैं उससे पूछने लगा, आखिर जू, इससे क्या नाता उसका? मुझे बताओ, धरती पर क्या हुआ? फिर वो भारी सांस लेकर कहने लगा, तुम धरती पर नहीं हो, समझने की कोशिश करो, तुम धरती पर नहीं हो। और ये सुनते ही मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। फिर मैं चुप कर गया और जो जो उसने बताया उसने मेरे होश उड़ा दिए। देखो, यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, मुझ पर यकीन करो। यहाँ से तुम भागे, ज़्यादा शहर के अंदर गए, वो तुम्हें मार देंगे। देखो, मैं नहीं चाहता तुम्हें मारा जाए, तुम अच्छे लग रहे हो, तुम्हें उस गांव में लौट जाना चाहिए। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, शुरू से समझाता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा धरती पर युद्ध हुआ, जैविक हथियार, यही बताया जाता है ना। मैंने अपनी उन नोट्स में पढ़ा है जो हमें दिए जाते हैं कि कैसे जू में इंसानों को रखा जाता है, उन्हें क्या बताया जाता है। धरती पर हम परजीवी जो अलग अलग ग्रहों से निकलते हैं, तुम इंसान हमसे कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाए, और इस तरह हम धरती पर जाते हैं
लेकिन हमें कुछ इंसान चाहिए थे जिन्हें हम एक खास कॉलोनी में, एक जू में रख पाएं, ताकि हम उन्हें देख पाएं क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। और तुम्हें वहाँ से उठाया गया, अलग अलग रेस, अलग अलग धर्म, अलग अलग देश, इस तरह सबको इकट्ठा किया गया, उठाया और हमने यहाँ जू बनाया जिसे गांव कहा गया। चारों तरफ से बंद किया गया, तुम्हें वहाँ पर रखा। इंसान उम्मीद लेकर जिंदा रहते हैं, उम्मीद छूटी, इंसान खत्म हो गए, इसलिए उम्मीद दी कि अंदर जिंदा रहा जा सकता है। हमारी टेक्नोलॉजी तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तुम्हें कभी पता नहीं चल पाता कि तुम्हारे उस जू में हमने अपने लिए रास्ते बना रखे हैं। हमारे लोग तुम्हें आकर देखते हैं, वो बड़े खुश होते हैं, इससे उस जू में कमाई होती है। तुमने भी तो जानवरों का जू बना रखा है, यहाँ तुम्हारा जू है। अब तुम सच जान गए हो, लेकिन इस बात को खुद तक सीमित रखना। अगर सबको पता चला तो ऐसा जानवर जो भागने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या उस जू में रहना नहीं चाहता, तुम्हें पता है ना उसके साथ क्या होता है। वो तुम्हारे साथ यही करेंगे। वहीं खुश रहने की आदत डाल लो। वैसे भी तुम जानवरों को जब पिंजरे में डालते हो, उन्हें भी तो आदत डालनी पड़ती है। यहीं से वापस हो जाओ, और जब मास्क उतारना तुम बेहोश हो जाओगे। वहाँ वो गैस छोड़ी जाती है जिससे तुम 1:30 बजे बेहोश हो जाते हो और 7 बजे उठते हो। तब तुम्हारा इलाज किया जाता है। वहाँ कोई दवाई नहीं है, वो हम इलाज करते हैं वहाँ पर आकर। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं भी कई बार वहाँ आ चुका हूँ। तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा। जो बीमार होते हैं मैं सिर्फ उन्हें देख पाता हूँ। वैसे मैं चाहता था कभी टिकट लेकर वहाँ आऊँ, तुम्हें हरकतें करते हुए देखूं, फसल उगाते हुए देखूं, घरों में रहते हुए देखूं। मैं ये कर नहीं पाया। भविष्य में ये करना चाहूँगा मैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। उसने मुझे अलविदा कहा और वापस जाने को कह दिया। मैं उसी रास्ते से वापस आया था। ये धरती नहीं है, ये दुनिया ही कोई और है। कब तक भागूंगा, कहाँ तक भागूंगा? वो पकड़ ही लेंगे मुझे और शायद मार देंगे, या शायद उससे भी कुछ बुरा करें, मुझे काटें, मुझे मारें और खा जाएं। कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं। या मेरे मांस के कपड़े बनाएं, मेरे मांस के बैग बनाएं, ये भी तो शायद करेंगे ना वो। मुझे वापस लौट जाना चाहिए। जब मैं वापस लौटा था, उन्हीं झाड़ियों को पार करके मैंने जल्दी से मास्क उतारा और घुमाकर मारने ही वाला था। मेरी टांगें लड़खड़ा गई। जैसे ही मेरी टांगें लड़खड़ाने लगी, मास्क दूर फेंक भी नहीं हुआ और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मैं सुबह उठा था, मैं उन झाड़ियों के पास नहीं, अपने उस घर के अंदर था। और उठते ही जल्दी से मैंने मुंह पर पानी मारा और उसके बाद अपने शरीर को देखने लगा। मैं बहुत डरा हुआ था। उन्हें पता तो नहीं चल गया मुझे यहाँ छोड़ा है? तो शायद उन्हें पता होगा ना। तभी मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर दद्दू खड़े थे। उन्हें देखते ही मेरी हालत पतली हो गई थी, मेरी नज़रें हिलने लगी थी। दद्दू मेरे घर के अंदर आए। इस्माइल भी उनके साथ आना चाहता था, लेकिन दद्दू ने कहा, इस्माइल तुम बाहर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है इससे। दद्दू मेरे सामने बैठे थे और मेरे सर पर पसीना, हाथ पर पसीना, लेकिन दद्दू ने मेरी घबराहट कम की। मैं जानता हूँ तुम सब जान गए हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें माफ़ पता है क्यों किया? क्योंकि तुम वापस आ गए। उन्हें लगा शायद इसे समझ आ गई होगी और ये मेरे साथ मिलकर काम कर सकता है। मैं सब सच्चाई जानता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता। आखिर एक चिड़ियाघर में जानवरों को बताया थोड़े ना जाता है कि वो पिंजरे से बाहर भी उड़ सकते हैं, और अगर उड़े उन्हें पकड़कर मार दिया जाता है। यहाँ भी अच्छे इंसान हैं, बुरे इंसान हैं, या कहूँ अच्छे परग्रही हैं, बुरे परग्रही हैं। हम बाहर जाएंगे, शायद मारे जाएंगे। यही अब हमारा जीवन है। धरती पर जाने की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर धरती है, मुझे बताया गया है। हम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पर ज़िंदगी सही चल रही है। ये खुशी की बात है। कोई इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ, बस हमें वहाँ से उठाया गया इस चिड़ियाघर में, ताकि सब हमें देख पाएं इंसान क्या क्या करते हैं। यहाँ जीना सीख लो।
ये सब कहकर दद्दू ने मेरे हाथ में एक मास्क पकड़ा दिया था। देखो तुम किस्मत वाले हो, तुम्हें भी ये मास्क दिया जा रहा है। रात को मास्क पहन लिया करना और देखना यहाँ कैसे चेकअप होता है। कुछ परेशानी है तो वो बता देना, कुछ खास चाहिए तो वो बता देना। और मैंने सुना है तुम फातिमा को पसंद करते हो ना, काफ़ी ज़्यादा दिल की धड़कन तुम्हारी तेज़ हो जाती है जब वो तुम्हारे नज़दीक आती है। तुम्हें सब मिलेगा, सबके दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वो हमारी मदद करेंगे। ये कहकर दद्दू वहाँ से चले गए थे, लेकिन मैं सहमा सहमा सा किसी को कुछ कह नहीं सकता था। मैं अब भी वहीं ज़िंदगी जीता हूँ। फातिमा मेरी हो चुकी है, मैं उससे शादी कर चुका हूँ, लेकिन वो हमेशा कहती है मैं बदल गया हूँ। मैं बहुत सहमा रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, बहुत हंसता नहीं। मैं क्या बताऊँ उसे, अब उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं करना चाहता। हम एक चिड़िया घर के जानवर जैसे हैं जो बाहर नहीं निकल सकते। जो वो कहते हैं हमें वो करना पड़ता है। टिकट लेकर हमें देखने के लिए आते हैं। शायद कभी मेरी ये कहानी धरती तक पहुंच पाए और इंसान जब इस कहानी को सुनेंगे थोड़ा डरेंगे, लेकिन फिर एक झूठी कहानी कहकर भूल जाएंगे। लेकिन उन्हें याद करना चाहिए, हम भी तो इन परग्रहियों जैसे ही तो हैं। चिड़ियाघर में जानवरों को कैसे बंद करके रखते हैं, ये हमारे हैं। मछलियों को कैद करके रखते हैं, तोते चिड़िया को छोटे से पिंजरे में रखते हैं घरों में, ये हमारे हैं कहकर। तो ये परग्रही भी हमारे साथ जो कर रहे हैं, आप इन्हें गलत साबित कैसे कर सकते हैं? अपनी जगह तो ये भी सही ही है ना। आप कहते हैं इंसानियत सही है, तो बताइए इंसानियत में जानवरों को कैद किया जाता है तो परग्रही हमें कैद कर गए, इसमें गलत क्या है?